नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। चलिए आज डिस्कस करते हैं सीजीएल 2023 प्री 25 जुलाई आज के दिन जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ की क्वेश्चन कैसे आए हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी अगली शिफ्ट में बच्चों। ऐसे ही पैटर्न आएंगे, ठीक है। चलिए तो जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उतने डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लो, वृत्त से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्कल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो इसी से आए हैं डायरेक्ट। अनुस्पर्शी को बोलते हैं हम अनुस्पर्शी की लंबाई, डायरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है, जो कॉमन होती है, और एक होती है आपकी तिर्यक। मैं दोनों ही बता देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट दोनों के सीख लो आप। तो तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो 2 सर्किल होंगे, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये है। तो अगर आपसे पूछे सीधी तो अनुस्पर्शी बोलते हैं बच्चों से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट का मतलब है जो दोनों को टच करती हुई जा रही हो, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। और जो तिर्यक की मैं बात करूं तो 2 सर्कल बनाएंगे हम, और जो इन दोनों को तिरछा काटती जाए, ऐसे स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बच्चों, दोनों को टच करते हुए तिरछा काटते हुए जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। अगर आपसे इसका एक तो फॉर्मूला पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या देगा आपको, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देगा, डी कह देता हूं, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी देगा, और एक पहले वृत्त की त्रिज्या दे देगा और एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे देगा। जैसे इस वृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो R1 है, और इसकी मान लेते हैं R2 है। तो जो फॉर्मूला पूछा गया आप डायरेक्ट क्या बताएंगे, लंबाई पूछी थी इसकी, लेंथ पूछी थी इस अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे, -R1 - R2 का होल स्क्वायर। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करना है और दोनों त्रिज्याओं में अंतर का वर्क करना है। डायरेक्ट याद रख लेना है, इससे तो निकलेगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर ट्रांसवर्स पूछे तो आपको इसी फॉर्मूले में, अगर लेंथ पूछे इसकी, यहां से लेके यहां तक, जहां तक टच कर रही है, तो आपको इसका आंसर देना है D² - R1 + R2 हो जाएगा। तो अगर तिरछे वाली पूछे तो R1 + R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉमन वाली पूछे सीधी तो आंसर होगा D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। इन्हें आप याद कर लेना, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। एक तो फॉर्मूला पूछा गया, अब इस पे क्वेश्चन क्या आया तो बच्चों, अब इस पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक तो फॉर्मूला पूछ लिया, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये टच कर रहे हो, दो सर्कल टच कर रहे हो, तो अनुस्पर्शी की लंबाई क्या निकालेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट याद कर लो कि पहली रेडियस दे रखी हो और डिस्टेंस जो हो जाएगी वो R1 + R2 हो जाएगी। आपको पता होगा कि केंद्र से लेके परिधि तक की डिस्टेंस त्रिज्या होती है, और ये भी सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये भी रेडियस हो जाएगी दूसरे की, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर R1 + R2, और दूसरी त्रिज्या कितनी दी थी, R2। तो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ ले और टच कर रहे हो आपस में, तो डायरेक्ट अनुस्पर्शी की लंबाई का आंसर हो जाएगा 2 × रूट में R1 × R2, 2 × अंडर रूट में R1 + R2। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं किसका, अनुस्पर्शी की लंबाई का। तो आपको वैल्यूज दी गई थी, R1 दे रखा था 25 और R2 दे रखा था 4। तो डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, R1 25, R2 4, रख दो यहाँ पर वैल्यू बच्चों। तो 2 अंडर रूट R1 की वैल्यू अगर आप 25 रखेंगे और R2 की वैल्यू 4 रखेंगे, इसे हल करेंगे तो 5, और इसे हल करेंगे रूट के बाहर 2, 5 दूनी 10, दूनी 20 आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे। अगर तिर्यक की लंबाई पूछे तो L बराबर अंडर रूट के अंदर D² - R1 + R2 का स्क्वायर। D क्या है यहाँ पर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों। अगर आपसे डायरेक्ट वाली पूछे तो बीच में माइनस तो आना ही है, यहाँ त्रिज्या घटा के वर्क करेंगे, यहाँ त्रिज्या जोड़ के वर्क करेंगे। और अगर डायरेक्ट लंबाई पूछे, अगर टच कर रहे हैं, तो अनुस्पर्शी की लंबाई आ जाएगी 2 अंडर रूट R1 R2। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए पहले। और तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट है वो हुआ वृत्त का। जो तीसरा क्वेश्चन आया, दोबारा कर रहा हूं, बस चली रहने दे, ये काट देंगे ना। सर्कल से जो तीसरा क्वेश्चन आया वो आया त्रिज्या खंड में। किस पे आया, आपसे पूछा गया त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में आपको मैं 2 बातें बता देता हूँ जो पूछी जाती हैं। एक तो आती है त्रिज्या खंड, जिसको बोलते हैं हम सेक्टर। त्रिज्या खंड कहते किसे हैं बच्चों, एक सर्कल के अंदर अगर मैं एक हिस्सा काट दूं सेंटर से, पिज्जा टाइप, ये काट लें इतना हिस्सा,
ये कहलाएगा आपका त्रिज्या खंड। क्लियर है इतना? तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो एंगल होता है यहाँ पर थीटा और रेडियस तो ये रहेगी, ये सेंटर है बच्चों, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक रेडियस रहेगी। तो आप बताओ, आपसे त्रिज्या खंड की है तो एल पूछेगा, लंबाई, ठीक है, इस लंबाई के बारे में पूछेगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर लंबाई पूछे त्रिज्या खंड की तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2πr थीटा बाई 360। तो इसे दे रखा था एग्जाम में किस तरीके से, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला दे करके पूछे फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है। तो त्रिज्या खंड के लिए आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बात को, कि 2πr थीटा बाई 360 तो कैसे दे रखा था एग्जाम में, ये तो हो गई परिधि, यानी कि मैं कह सकता हूं पाई इंटू त्रिज्या, या मैं ऐसे कह दूं पाई इंटू कौन बाई 360 इंटू 2 इंटू आर क्या बन जाएगा, व्यास। त्रिज्या का 2 गुना किसे बोलते हैं, व्यास। अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखा आ रहा है तो आप क्या आंसर देंगे, किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ सेक्टर। क्लियर है? त्रिज्या खंड की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr थीटा बाई 360। हो सकता है आपसे एरिया पूछ ले, क्षेत्रफल, तो क्या रखना है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है? होता क्या है बच्चों, देखो, जो पूरी सरकमफेरेंस होती है वो 2πr होती है, कितने के लिए होती है, 360 डिग्री एंगल के लिए। कितने एंगल के लिए पूछ रहा है, थीटा के लिए, तो वहां से फॉर्मूला आता है 2πr थीटा बाई 360। और अगर आपसे एरिया पूछे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर है तीनों सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट पाई चार्ट से भी आए हैं, मैं आपको बता देता हूं पहले कॉन्सेप्ट, बीज गणित से जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? आपको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपसे पूछा गया था एक्स की घात 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू बताओ। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें इस टाइप से तो चीजें आती नहीं है, लेकिन मैंने बताया था या आप जानते हो तो कैसे करते हैं कि इसको पहले एक्स से भाग लगा लो, पहले इसको उस रूप में बदल लो। अगर मैं एक्स से भाग लगा देता हूं तो ऐसे करोगे, यहाँ बचेगा एक्स और लास्ट में प्लस 1/x लिख लो। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15 उधर जाए कितना हो जाएगा, 15। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 15। यानी कि ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, पक्का। और आपसे क्या पूछा है, कितने की वैल्यू पूछी है, घात 4 की। घात 4 के लिए पहले इससे घात 2 पे जाओ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी मैंने समझाया अगर एक घात से 2 घात पे जाना है, जो भी साइड में लिखा हो उसका स्क्वायर करो और -2 कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप बताओ कितना है, 15 का स्क्वायर 225 में 2 गए 223। अब इसे आप सोल्व करो, इधर घात 4 कब बनेगी, इसकी इसमें गुणा करोगे तो एक्स की घात कितनी आएगी, 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर उधर गुणा में ले जाएंगे 223 एक्स स्क्वायर। ठीक है? अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा एक्स की 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, 0 के। बात समझ में आ रही बच्चों? एक तो होता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करने में बच्चों पसीना आ जाएगा, यहाँ सोचने पड़ेंगे वैल्यूज, हो सकता है सोच भी लो, लेकिन यहाँ देखो आप, तो आपने देखा एक्स की घात 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ रहा। अगर इससे मैं घात 2 पे जाता हूं, पक्का पूछा क्या है देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, यानी कि प्लस 1 प्लस 5 लिख लूं। यहां तक की वैल्यू तो क्या है, 0 है। आगे कितना बचा, 5। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आसान है। तो प्लस 1 से कहां तक जाना था, घात 1 से घात 4 पे। तो कैसे सोल्व करना है, क्लियर है? क्या है बताओ आप पहले मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 की घात 18 ऊपर लिखा हुआ है और 18 से भाग कर रहा है, दो टाइप है बच्चों उसमें, 18 की घात 18 17 से भाग कर रहा है, या हो सकता है 18 का कोई मल्टीपल बने, एक ज्यादा एक कम। जैसे मैं कहूं 18 से एक कम है और घात सम है, अगर ऊपर एक कम है और घात सम है तो रिमाइंडर आप एक लिख देना। तो ऊपर एक कम है लेकिन घात विषम है तो रिमाइंडर 17 लिख देना। ठीक है? अगर ऊपर एक ज्यादा है तो घात कितनी भी हो शेषफल एक ही आएगा हमेशा। ठीक है? तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या दिया था देखो, पेपर में आया 8 की पावर 8 प्लस 6 किससे भाग करा गया, 7 से। 8 की पावर 8 प्लस 6 को किससे भाग किया गया, 7 से। अब रिमाइंडर बताना है शेषफल इस सवाल में। क्या करेंगे हम बताओ, 7 से अलग अलग भाग कर लेंगे, क्योंकि लिखा जा सकता है 8 की पावर 8 बाई 7 प्लस 6 बाई 7। तो एक आपने पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर सुना होगा, तो देखो क्या करेंगे, 7 से एक ज्यादा है ऊपर और एक ज्यादा, कॉन्सेप्ट ये है कि रिमाइंडर हमेशा कितना लिख देना है, एक। तो 7 से एक ज्यादा है, घात कितनी भी हो शेषफल एक आएगा।
आगे देखो, 7 से वैसे तो 6 बचेगा, अगर आप 6 बचाते हो एक में जुड़ेगा, 1 और 6 7, फिर से 7 से भाग करोगे कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। या आप क्या करो, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, 7 से 6 पे नहीं चल रही, जबरदस्ती चला दो, 7 एकम 7, कितना बचेगा -1, तो -1 कर देंगे हम, तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0। या क्या करो बच्चों, यहाँ 1 बचा, 1 + 6 7, 7 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आना है 0। क्लियर है, ये नंबर सिस्टम से सवाल था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन क्यूब से आया, घन से। घन से कैसा क्वेश्चन आया देखो, एक बड़ा घन दे रखा है जिसकी साइड बता दी थी आपको 12, एक बड़ा घन जिसकी भुजा कितनी दे दी 12, इसे पिघला करके 3 छोटे घन बनाए गए, पिघला करके कितने 3। तो एक बड़ा क्यूब दे दिया गया आपको जिसकी साइड बता दी गई 12 और आपको 3 छोटे घन बनाए गए इससे पिघला करके। आपने सुना होगा अगर पिघला करके बनाते हैं तो मेल्ट करके अगर होता है क्वेश्चन तो वॉल्यूम बराबर रखते हैं, क्या बराबर रखते हैं आयतन। तो आयतन कैसे बराबर रखोगे, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा की घात 3। तो पहले हम किसकी घात 3 कर लेंगे, बड़े वाले की, कि बड़े का आयतन, मैं लिख ही दे रहा हूं बच्चों, वॉल्यूम किसका बड़े का आयतन, और फिर 3 छोटे हैं तो मैं लिख देता हूं V1 V2 V3, तीनों छोटे का आयतन। आयतन के लिए क्या करते हैं, भुजा घात 3 लगाते हैं घन में। बड़े का आयतन कैसे निकलेगा, भुजा कितनी है 12, तो इधर आ जाएगा आपका 12 की घात 3। छोटे वाले में 1 की भुजा दे रखी थी आपको, कितनी थी, 1 की भुजा 8 और 1 की 6, ये 2 भुजाएं दे रखी थी, और तीसरे की आपसे साइड पूछी थी, भुजा पूछी थी, तो 2 साइड बता दी, जो छोटे घन बने उनकी भी, तीसरे की पूछी थी। तो यहां बताओ आप इसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे, यहां भी 8 की क्यूब करोगे, आगे 6 की क्यूब करोगे, मुझे घात 3 करना है, लास्ट में 1 की 3, तो ये भी कर लोगे 3 to the power 3। अब आपसे पूछिए साइड कैसे सोल्व करोगे, 12 की क्यूब कितना होता है 1728, 8 की क्यूब कितना होता है 512, 6 की क्यूब कितना होता है 216। तो बस सोल्व करना है इसे बच्चों, आपको 21 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, किस तक की घात 3, ठीक है, घन याद होने चाहिए। 512 216 कितना हो गया, 502 700 728 हो गया, 728 माइनस कर दूं 1000 बचा, तो साइड कितनी आ गई बच्चों, इसका घनमूल निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, कितना आ गया 10, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया बड़े घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले बड़े में, ठीक है, वॉल्यूम लगा देना, बाकी तीनों के वॉल्यूम के बराबर, कोई भी आकृति पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, ठीक है, मेल्ट करके, तो आपको वॉल्यूम बराबर रखने हैं बस, ठीक है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले आने चाहिए। एक घन का हो गया। चलो 2 आए कार्य समय से, कार्य समय के बेसिक सवाल आए बच्चे एकदम, देखो कैसे तो कार्य समय से एकदम बेसिक क्वेश्चन किस तरह के हैं देखो, पहले दे दिया गया कि एक तो राजू है कोई, ठीक है, या राम, कि राम एक काम को 5 दिनों में करता है, और राम और राजू मिलकर के कार्य को 7 दिनों में करते हैं। राम और राजू मिलकर 7 दिन में और राम 5 दिन में, तो राजू अकेला कितने दिन में काम कर देगा, बेसिक सवाल है बिल्कुल। आपको पता है कि टोटल वर्क मानने के लिए हम लैसे लेते हैं, तो 5 और 7 कैल्शियम कितना आएगा 35, 5 सते 35, 7 पंजे 35, पता है ना, ये यूनिट वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, कार्य क्षमता, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, इस आदमी की पर डे 7 की है, इस आदमी की 5 है। अब आपको पता है कि क्या करना है बेटे, ये उल्टा कर दिया हमने, 7 दिन होगा क्योंकि अकेला आदमी ज्यादा दिन लेगा और दूसरा कम, तो हो जाएगा 5 सते 35 और 7 पंजे 35 और 5 सते 35। अब बताओ, राम 5 और राम और राजू 7, ठीक है, राम 5 और राम और राजू 7, तो आप बताओ राम की एक दिन की अगर इसमें से एफिशिएंसी हटा दो तो राजू की बचेगी, तो राजू की बची कितनी एफिशिएंसी 2 की। अगर एक दिन में 2 का काम करता है, टोटल कितना है 35, तो आप डायरेक्ट डिवाइड मार देंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको आता भी होगा बच्चों, आसान है बहुत, 17.5 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक कार्य समय का सवाल आया महिला और पुरुषों से, आता है ना एक वुमेन मैन से, चलिए उस पर क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं देखिए। क्वेश्चन था 3 आदमी, एमडीएच मसाला सुना होगा आपने, नहीं सुना, आदमी 3 घंटे बटे रखते हैं काम, सिंपल सा फंडा है, एमडीएच मसाला लगाओ, आदमी 3 घंटे बटे में रखो काम। अब बताओ 3 आदमी और क्वेश्चन था 2 औरत इसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो आपको क्या करना, और लगे तो प्लस लगा दो, और टोटल वर्क 9 दिन का, यानी कि हम यहाँ ये करते हैं कि एक आदमी कार्य क्षमता M मान ली और औरत की W मान ली, 3 आदमी 3 गुना आदमी प्लस 2 गुना औरत 9 दिन में कार्य करते हैं, इसी कार्य को
5 आदमी और 8 औरतें 5 दिन में कर देते हैं। 5 आदमी 8 औरतें कितने दिन में कर देते हैं? 5 दिन में। तो जब 5 आदमी 8 औरतें गुना 5 करोगे, कुल काम आ गया, तो टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, तो दोनों साइड से बराबर कर लोगे टोटल वर्क को। अब बताओ, इस नो की गुणा अंदर करेंगे, यहां से क्या करना होता है फिर बच्चे? काम जब इन्होंने भी उतना ही काम किया है, इन्होंने भी उतना ही काम किया, हमने बराबर रख लिया। आपको यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होता है। तो कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकालोगे? देखो, नौतिये 27 आदमी इधर बैठेंगे और 5 पंजे 25 आदमी इधर बैठेंगे। 27 में से कितने हटा लेंगे? 25। तो कितने बचेंगे? 2 आदमी। इधर देखो, 9 दूनी 18 औरतें और इधर 8 पंजे 40 औरतें। तो 40 औरतों में से 18 औरतें हटा देंगे, उधर ले जाएंगे। कितनी औरतें बचेंगी? 22। तो रेशियो कितने का आ गया? डब्ल्यू को इधर ले आओ, 11:1 का। अब आपको क्या स्टेप करना होता है, ध्यान से सुनो। आदमी औरत के बीच कितने का रेशियो आ गया कार्य क्षमता का? एक आदमी 11 का कार्य कर रहा, तो औरत 1 का। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू आप m की 11 और w की 1 किसी भी एक में, इसमें पुट कर दो या इसमें, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क इसलिए निकाल रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ ऐसा था कि 15 महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा कार्य कर देंगे, अगर केवल 15 महिलाएं काम पर बुलाई जाए। तो पहले तो काम चाहिएगा, कितना काम है। चलिए, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? m की वैल्यू 11 और w के लिए 1 और गुणा में कितना रख देंगे? 9। तो आप यहाँ के बाद क्या करेंगे? टोटल वर्क, यहाँ के बाद क्या करेंगे? टोटल वर्क देख लो कितना है, 11 3 33, 2 35, 35 गुणा 9 आ गया। अब इस 35 गुणा 9 को किससे भाग लगा देंगे मेरे भाई? जो भी पूछेगा। 15 औरतें, जैसे औरतों की एफिशिएंसी 1 है 1 दिन की, तो 15 की 15, 1 दिन में 15 का काम, तो उसी से भाग लगा दो, डायरेक्ट डे आ जाएंगे, कितने दिनों में काम हो जाएगा। इसके द्वारा 15 औरतें इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर लो, 5 7 35, 5 से 15, 3 3 9, 7 3 21 दिन। ठीक है बच्चों, मैंने कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है। ठीक है, चलो। तो कार्य समय के 2 क्वेश्चन थे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों 3 सवाल आए थे। एक बेसिक आया था बिल्कुल, 2 तो बिल्कुल ही बेसिक, कि अगर आप केवल सोर्स देख लो तो काम हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए दे रखा था 1/√2 और कोट भी दे रखा था आपको 1, और आपसे पूछा था साइन a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आप मैच करा सकते हैं बच्चों, बच्चों से मंगाए गए हैं, तो जो जो बच्चों ने बताए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग लगभग यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़ के जाएं, आपको हेल्प मिलेगी। साइन ए 1/√2 और कोट भी कितना है 1, आपसे ये पूछा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस कोट ए प्लस बी। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता, वैल्यूज आपको पता होंगे। साइन कब 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, और कोट कब 1, दोबारा ही बनाना पड़ेगा, यहाँ से कट कर देते। साइन कब 1/√2 होगा 45 पे, और कोट बी कब 1 पर होगा, तो बी कितने पे आ जाएगा 45 पे। वैल्यू पुट कर दें, तो साइन में 45 45 कितना हो जाएगा 90, माइनस कोट में 45 45 कितना हो जाएगा 90। साइन 90 कितना होता है 1, पता होंगी वैल्यूज, और कोट 90 कितना होता है मेरे भाई, tan 0 0 होता है। तो कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक कोसेक 75 की वैल्यू थी, एक tan अल्फा दिया गया था 6, और सेक अल्फा पूछा था आपसे। tan अल्फा 6 दिया गया था और सेक अल्फा की वैल्यू पूछी थी, बताओ इससे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो सेक अल्फा tan अल्फा में, कि या आप क्या करो, ट्रायंगल रूल कर लो। तो ट्रायंगल से करेगा, उसको बेसिक आना चाहिए। एक होता है हिंदी वालों के लिए लाल बटे काका होता है मेरे भाई, इसे लंब बोलते हैं, इसे कर्ण, इसे आधार। ठीक है, अगर एंगल ये थीटा इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यहां बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, या आप क्या करो, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां रख देंगे हम, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, तो यहां से आ जाएगा 6 छंग 36 और 1 37, तो आंसर आ जाएगा रूट। ठीक है, या फिर इससे करना चाहे तो टेन थीटा कितना आएगा, लंब बटे आधार, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, तो 1 लिख दो, तो 6 और 1, तो लंब 6 और आधार कितना 1, तो कर्ण कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 और 1 37।
ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, सेक अल्फा। तो सेक होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार पढ़ लेंगे। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है √37 और आधार कितना है 1, तब भी आंसर यही आएगा। दोनों मेथड से ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगली वैरायटी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोसेक 75 डिग्री की वैल्यू। ये अच्छा सवाल है, बच्चे पढ़ते नहीं है ये चीजें। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अगर आपसे कोसेक 75 पूछा है, आपको नहीं आता, तो आप साइन 75 निकाल लो। साइन 75 डिग्री को कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो वैल्यूज आपको आती है उसमें तोड़ लो आप इसे, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो ना 1/sin75, बाद में सोल्व कर लेना, जिन्हें कम आता है। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसे याद नहीं, याद कर लेना मेरे भाई। जो साइन 75 की होगी वो कोस 15 की होगी। वैल्यूज पूछी जा रही है 75 डिग्री की, कर लेंगे आप। कैसे करेंगे देखो, साइन 75 डिग्री में वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2। आई कहां से है चेक करते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 45 + 30 या 30 + 45। आपने फॉर्मूला सुना होगा साइन ए + बी का, कि पहले तो हम लिखते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब बताओ साइन ए कितना है 45, तो साइन 45 डिग्री, फिर कोस 30 डिग्री, फिर कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, देख लेना। ठीक है, वैल्यूज रख दो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कोस 30 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो कोस 30 की होगी √3/2। कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। आप बताओ √3 + 1 बटे में कितना है 2√2 आ जाएगा। तो आपको अगर वैल्यू याद हो डायरेक्ट कि प्लस आता है, डायरेक्ट कर सकते थे। अब बताओ 1/sin75 रखना है, तो आप क्या करोगे, 1/√3 + 1, 2√2 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बताओ और क्या कर सकते हैं। तो √3 + 1 के कॉन्जुगेट से गुणा मार सकते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा मार सकते हैं √3 - 1 और ऊपर भी √3 - 1 से। तो क्या होगा, √3 - 1 2√2 तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, ये बन जाएगा a + b a - b, a² - b²। 3 में से एक घटाओगे कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देना √2 की, तो √3 × √2 कितना आ जाएगा √6 - √2। यही वैल्यू आएगी किसकी, कोसेक 75 की। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देख लेना बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया, साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये जो सीजीएल की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स में भी फायदा देंगे। एचएसएल होगा, जीडी होगा या सीपी होगा, सब में। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें मेरे भाई। अब देखो आपसे पूछा गया था, दर दे दी थी आपको रेट 12.5% ईयरली, और समय दिया गया था 6 साल। ठीक है, और आपको दिया गया था P - SI, मूलधन माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू दी गई थी 13,500। प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया था 13,500, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी गई, साधारण ब्याज की वैल्यू पूछी गई थी। क्या करोगे आप, डायरेक्ट समझेंगे ध्यान से। पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, रेट को क्या पढ़ते हैं हम, इसकी फ्रैक्शन बना लें 12.5% की, तो कितनी आती है 1/8, सबको बनानी आती होगी। ऊपर क्या लिखा है, एक एक क्या है ये 1 साल का साधारण ब्याज है बच्चों। ऊपर हम पढ़ते हैं SI ऑफ 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का साधारण ब्याज, और इसे पढ़ा जाता है P प्रिंसिपल मूलधन। अब बताओ कितने साल का चाहिए हमें, तो 6 साल का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 6, तो हमारा जो SI आ गया वो कितना हो गया 6, प्रिंसिपल कितना है 8, मूलधन 8 है, साधारण ब्याज 6 है, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13,500, 2 की वैल्यू कितनी है 13,500, डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, ऐसा ही पूछा है कितने की वैल्यू निकाल दो 6 की, डायरेक्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 तिये 6 कितना आ गया 13 × 39 और ये 1500, कितने आ जाएंगे 40,500। कर लेंगे ऐसे बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन समय चाल दूरी से चोर पुलिस के पूछे गए हैं। ठीक है, कि चोर को कितने समय में और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों बता देता हूं आपको। ठीक है, तो चोर पुलिस पर किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कि आपको ये कह देगा कि पुलिस से कुछ दूरी पर चोर खड़ा है मेरे भाई, जैसे
पेपर में कुछ वैल्यूज लगभग में है, क्या पता ये थी नहीं थी, ठीक है। तो पुलिस है और एक चोर है, तो मैं थीफ कह देता हूँ उसे। तो 600 मीटर की डिस्टेंस पे थे मेरे भाई, और पुलिस भागा कितने से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और थीफ भागा कितना दिया हुआ था, 9 और 6, 9 और 8, ये 9 से और ये 8 से। पहली बात तो भाई साहब इन सवालों में एक बात याद रखना सब बच्चे, कि पुलिस वाला तेज भागेगा तभी चोर को पकड़ेगा, ठीक है। और आपने रिलेटिव स्पीड सुनी होगी, सापेक्ष चाल, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी चाल क्या लोगे आप, स्पीड, रिलेटिव स्पीड घटा देंगे। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि अब चाल की जगह सापेक्ष चाल यूज करोगे आप, चाल की जगह सापेक्ष चाल, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटा देंगे। और कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 600 मीटर। अगर टाइम पूछे तो यहीं से आ जाएगा, अगर समय पूछेगा तो आप कहेंगे समय होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि दोनों ने मिलके कितनी दूरी तय करी है, 600 मीटर, ऐसे समझ ले आप सापेक्ष में। तो 600 मीटर को किससे भाग लगा देंगे आप, रिलेटिव स्पीड से, जो कि किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मैं किलोमीटर बना लूं, आपको पता है 600 मीटर को किससे भाग लगा दूं, 1000 से किलोमीटर बन जाएगा। तो आप देखोगे 2 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक 6/10 पॉइंट आ जाएगा, ये किलोमीटर में हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, तो 0.6 घंटे लगेंगे बच्चों। क्लियर है, मिनट में आप बदल लेंगे, 60 से गुना मार देंगे, 36 मिनट आ जाएंगे। अगर ये नहीं पूछा गया होगा तो दूरी पूछी जाएगी, पूछेगा चोर को कितनी दूरी, मतलब चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आप बताओ, पुलिस ने मान लो यहाँ कहीं पकड़ा चोर, तो जितने टाइम में चोर यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में यहाँ पुलिस को पहुंचना पड़ेगा। यानी कि सवाल कौन से कॉन्सेप्ट पे, समय नियत हो। अगर समय नियत है तो आप क्या बोलोगे, जो चाल और डिस्टेंस दूरी समानुपाती हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। चाल और डिस्टेंस, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड कितनी दे रखी है, 9 और 8, तो मैं कह दूंगा डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 8। क्लियर, तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। अंतर कितने का रहा होगा, स्टार्टिंग में जो था 600 का, बाकी तो सेम दौड़े हैं, तो कितने का अंतर रहा है, 600 मीटर का। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझ में आ रही है बात, कि अगर टाइम समय नियत है, समय नियत कैसे है, जिस टाइम यहां पहुंचेगा उसी टाइम यहां पहुंचेगा, इतनी दूर से, तभी तो पकड़ा जाएगा। तो समय नहीं आता तो चाल और दूरी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आप। एक की वैल्यू कितनी आई, 600। तो अब देखो पुलिस वाले को दौड़ाना आपको, क्योंकि पुलिस वाला पकड़ेगा ना उसे, तो आप बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 5.4 किलोमीटर, 9×6 = 54। और अगर पूछे चोर कितना भागा है तो कितना आएगा, कितनी दूरी चला है, 8×6 = 48। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक और ऐसी चोर पुलिस पे आया, सेम कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे अब आप उसे भी। उसमें वैल्यू चेंज थी, क्या क्या बताई थी, 16 और 14, यहाँ 16 और यहाँ 14 और यहाँ 400 दे रखा था। सेम क्वेश्चन था, बस उसमें मुझे लग रहा है शायद ये पूछा हो कि पुलिस कितनी चली या चोर कितना चला, डिस्टेंस ही पूछी थी दोनों क्वेश्चन में। क्लियर है, चलिए। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया था। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, ये जो रीजनिंग में यूज होता है ना, कि साइन को चेंज करके सोल्व करवाता है, इक्वल कराता है। मान लो कुछ ऐसा सवाल है, 5×3/2 +4 - 2, फिर कह रहा है कि इसमें से भाग और गुना की जगह, या मैं कहूँ गुणा को भाग से बदल दें या भाग को गुना से बदल दे, गणितीय संक्रियाएं आती हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उस तरह का क्वेश्चन था। क्लियर है, एक और था सिंप्लीफिकेशन से, इसको समझ लेते हैं बच्चों। एक और है, इसको समझ लेते हैं, लेडर फ्रैक्शन से। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था लेडर फ्रैक्शन से, 5y/1 + 5/1 + y/1 - y = 2। कुछ ये वैल्यूज बताइए बच्चों, हो सकता है ऐसे ही सवाल हो, और इसमें ऑप्शन दिए गए थे 5/4, 4/5, कुछ इस तरीके के, और आपसे y की वैल्यू पूछी थी। तो लेडर फ्रैक्शन पे ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं बच्चों, डायरेक्ट, ये तो यहाँ वैल्यूज रहती है, डायरेक्ट बच्चा सोल्व कर लेता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, आपको इसे ऑप्शन से सोल्व करना है। ऑप्शन क्या सोचोगे, अगर ये 2 थे तो आप ट्राई कर लेते कि भाई अगर ये कैंसिल आउट होगा तभी पूरा मान बनेगा, अगर यहाँ बटे में 4 रहा तो पॉइंटों में बातें चलेंगी, सोचा जा सकता था। तो वैल्यू आप क्या रख के देख लेते, 4/5 रख के देखो y की जगह, 5×4/5, 1 + 5, 1 + 4/5, और 1 माइनस, जब आप 4/5 करोगे, 5 × 5, 5 में से 4 गए, 1/5।
ठीक है बच्चों, वैसे भी वैल्यू अगर 5/4 हो तो माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है गड़बड़ हो। देखो चेक करते हैं, 1 और 4 कितना बना, 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1 1 और 1 2, ऊपर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 4/2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो वैल्यू आपको ऑप्शन से पुट करनी है ऐसे क्वेश्चन में, क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया आपका आयत से। ठीक, आयत आयत में आपको लंबाई चौड़ाई दे दी। ठीक, अब लंबाई चौड़ाई दी, कितनी दी, जो भी वैल्यूज दी होंगी, कुछ भी 80 150, और आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, बस जिसको फॉर्मूले आते हैं हम कर लेगा मेरे भाई, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। विकर्ण पूछा और एक परिमाप, इसने पूछा कि परिमाप विकर्ण का कितना गुना है, इनका अनुपात पूछा था एक तरीके से, कि परिमाप विकर्ण का कितना गुना है, यानी कि पेरीमीटर डायगोनल का कितना गुना है बच्चों। तो आपको क्या करना था, ये 80 मीटर दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी 150, ब्रेड 80 मीटर, डायगोनल कैसे निकलेगा बच्चों, आपको देखो, ये एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। तो समकोण में क्या करते हैं बच्चों, हम तिगड़ी बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तिगड़ी कैसे बनती है देखो ध्यान से। अगर ये 8 15 17 सुनिए आपने, मुझे दिख रही है, 0 0 कैंसिल कर लो तो 8 15 17 आएगा, यानी कि 170 बनेगा डायरेक्ट। या आपने सुना हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर पे रूट लगा लेना, या सीधी तिगड़ी 8 15 17, तो डायगोनल डायरेक्ट कितना आ गया 170। परिमाप किसे कहते हैं बच्चों, पेरीमीटर। एक चक्कर लगा दो किसी भी आकृति का, इसके चारों तरफ एक बार घूम जाओ, इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो 150 और 80 जोड़ेंगे और फिर से 150 और 80 जुड़ेगा, तो 2 बार जुड़ेगा, तो आप कहेंगे 150 80 230 इंटू 2। तो कुछ ऐसे ही आंकड़े थे और पॉइंट में आंसर लगभग में पूछा था। 23 दूनी 46, 46 को किससे भाग कर लेंगे 17 से, 17 दूनी 34, कितना बचा 12 120, और 17 7 119, लगभग में 2.7 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्काउंट से था। डिस्काउंट के सोर्स इतने पढ़ा दिए हैं, वीडियो पढ़ा दिए हैं, सब सवाल वहीं से आ दिया गया था कि 50,000 रुपए दिए गए थे, और एक व्यक्ति को तो इसने 40% डिस्काउंट पे कोई वस्तु दे दी, जिसने कितने पे, एमआरपी कितना था 50,000, और एक एक व्यक्ति को इसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 36% का और एक 4% का। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 डिस्काउंट के लिए अगर इसको इकट्ठा डिस्काउंट बनाना है एक ही सिंगल, तो कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला x + y - xy/100 कर दो डायरेक्ट। तो दो डिस्काउंट का अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आप बताओ 36 4 40, तो आप एक चीज नोटिस करो, और ये पूछा था कि अंतर बताओ दोनों डिस्काउंट में कितना अंतर दिया उसने, इसे 40% दिया, इसे 36 और 4 दिया, तो दोनों डिस्काउंट में कितना डिफरेंस रहा। तो आप मुझे बताओ जरा, 36 और 4 कितना आएगा 40, तो 40 40 जब डिफरेंस करो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा xy/100। समझ में आ रहा है, 40 जब इसे यहाँ रखोगे 36 4 40 कट जाएगा ना घटाने पर, xy/100 बचेगा, तो 36 गुणा 4/100 बचेगा। तो आप बस इतना परसेंटेज किसका निकाल दो, 50,000 रुपए का, सीधा डिफरेंस आ जाएगा। तो बताओ आप कितना है, 50,000 का निकालना है 36 गुणा 4/100, और परसेंट है तो एक और 100 आ जाएगा, बटे में 2 जीरो, ये तो सब कैंसिल होगी भाई, 36 चौक 144, 14 70, 720 आंसर आ गया। तो अंतर जब भी आएगा, दो क्रमागत डिस्काउंट का एकल बना लेना, x + y - xy/100 से। ठीक है, अगर ये 40 है, ये 40 ना होता तो पूरा हल कर लेते बच्चों। ठीक है, तो जब डिफरेंस करोगे 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस डायरेक्ट xy/100 लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आयत का हो गया, त्रिकोणमिति हो गई, सरलीकरण हो गया, चाल समय दूरी। एक औसत का सवाल आया था, औसत के सवाल ज्यादातर वही आते हैं पारी वाले। तो पारी की क्या पूछा था कि 19 पारियों में 65 का औसत है, कुछ ऐसा सवाल था बच्चों। इस औसत को 67 का औसत करना है उसे, कितना करना है 67 का, तो अगली पारी में कितने रन बनाए 20वीं पारी में, यानी कि यहाँ कितनी पारी हो जाएंगी 20। तो कुछ नहीं करना आपको, एक तरफ संख्या लिख लिया करो, एक तरफ औसत लिख लिया करो, इनका डिफरेंस कितने का है, 2 ज्यादा है 1 ज्यादा है, डिफरेंस लिखो। ऐसे सवालों में जब भी 19 22 फलाना ढिकड़ा जो भी हो, कितना एक्स्ट्रा करा तो इसकी इसमें गुणा मार दो, इसकी इसमें गुणा मार दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 67 एकम 67 और 19 दूनी 38, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 60 30 90 और 15 105। तो यानी कि 20वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे 105, तो उसका औसत 65 से कितना हो जाएगा 67। या ऐसे समझ लो, औसत अगर 2 बढ़ रहा है
और कितनी पारियों में बढ़ाना है, तो 19 के बजाय कितनी हो गई 20, तो अगली पारी में 65 के बजाय 20 दूनी 40 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। एक कॉन्सेप्ट ये भी है बच्चे कि अगर एक पारी बढ़ रही है तो टोटल हो गई 20 पारियों में अगर 2 से औसत बढ़ रहा तो 20 दूनी 40 रन बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि वो 65 बनाता था तो आज कितने बनाएगा 105। क्लियर है? चलो एक ही आया था बच्चों, औसत का हो गया। 2 सवाल और आपके रह गए हैं, बाकी पाई चार्ट आया था, पहले पाई चार्ट समझ लो। पाई चार्ट बहुत बेसिक आ रहा है बच्चों। पाई चार्ट में आपको पता है क्या करना होता है। पाई चार्ट में या तो क्वेश्चन आते हैं किसके अनुपात के या परसेंटेज के, कितना ज्यादा कितना कम, ठीक है, ये लॉजिक आपको आने चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन दिया था तीसरे साल में, कोई ऐसे मीनार सी खड़ी करके देते हैं सवाल, बस आपको ये वैल्यू ध्यान से पढ़नी है। यहाँ इधर वैल्यू दी रहेंगे और एक इधर छठा साल दे रखा था कोई, ठीक है, तो कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी और इस पे ऊपर कुछ लिखा हुआ था बच्चों, बच्चे बता रहे थे 80 70 कुछ लिखा हुआ था छठे साल में, और तीसरे साल में लिखा हुआ था कुछ 95 110। और आपसे पूछा था कि छठे साल, क्या सवाल था, छठे वर्ष का आयात तीसरे वर्ष के आयात का कितना प्रतिशत है, ज्यादा कम नहीं, छठे वर्ष का आयात तीसरे वर्ष का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ का टोटल कर लो, छठे साल में कितना आया, दोनों में 150, ठीक है, और यहाँ कितना आया 110 और 95 205 का इतना, बस डायरेक्ट निकाल दो बच्चे। ज्यादा कम होता तो डिफरेंस लेते ऊपर, अगर अधिक या कम बोलता तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिखते, बटे में जिससे पूछ रहा है और गुणा 100, डायरेक्ट आंसर। तो लगभग में आप निकाल लेंगे जो भी आ रहा होगा। एक और ऐसे ही था कि ऐसी मीनार सी दे रखी थी और यहाँ लिख दिया था कि कुछ 2700 और यहाँ कुछ और लिखा हुआ था 3600 कुछ, और ये पूछा था ये इससे कितना गुणा है बस। तो पाई चार्ट बड़ा आसान आ रहा है, ये इससे कितना गुणा हो गया, तो गुणा निकालना तो रेशियो ले लो, डायरेक्ट भाग लगा दो, 36/27, 27 कम 27 11 110, 27 चौक 108, तो लगभग 1.44 या 4-5 जो भी आएगा 1.4 गुना होगा। क्लियर है? ये 2 पाई चार्ट के सवाल थे सिंपल से। इसके अलावा आखिरी चीज आपकी जो बची, हाँ ये देख, ये समझ लीजिए आप, ये तगड़े सवाल आए थे 2, तगड़े क्या है, ये भी बच्चे सवाल होते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, बाकी सब सवाल हो गए आपके, लास्ट रह गए हैं 2 सवाल। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। क्या कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं कि अगर ऐसे सवाल आते हैं, जैसे कह रहा है कि कुछ सेब खरीदे 1/10 तो हो गए खराब, 1/10 भाग खराब, यानी कि खराब हो गया। शेष का यानी कि रिमेनिंग का 35%, शेष का 35% किसी को दे दिया, मान लो श्याम को दे दिया, कुछ दिया था, और कुल का 1/8 भाग, कुल का 1/8 भाग कोई था नमन पमन, किसी को दे दिया, ठीक है भाई। खराब व इसके बीच हिस्सा, इन दोनों में अंतर बता रखा था कि जितने सेब खराब हुए और जो भाग इसके पास आया, इसमें अंतर 10 सेब का था। कितने का? कि मान लो जितने भी यहाँ खराब हुए थे और जितने भी इसके पास आए, इनमें अंतर कितने का था? 10 सेब का। और आपसे ही पूछा था किसका हिस्सा, इसका हिस्सा पूछा गया। क्या करेंगे मेरे भाई इसमें, डायरेक्ट अब ध्यान से देखेंगे सर, 1/10 भाग खराब है, शेष का और कुल का कितना लेना है 1/8 भाग। तो आप क्या किया करो बच्चों, इनका ना एलसीएम ले लिया करो आसान करने के लिए, या तो आप 10 8 का ले लो या इसकी भी भिन्न बना लो। फिलहाल मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 10 और 8 का एलसीएम लेकर के कुल हिस्सा मान लो, कि हमने कुल हिस्सा मान लिया, 10 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 80 या 40 जो मानना चाहो, मैं फिलहाल 80 लिख ले रहा कैलकुलेशन के लिए। तो 80 ले लें, 80 का 1/10 खराब हो गए तो कितने खराब हो गए 8, जो भी बटे में होगा ना आप उनके एलसीएम ले लो, जैसे 35% की भिन्न बना लो या उन्हें मल्टीपल में लिख लो, तो आप पॉइंटों से बच जाओगे, बटे में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब बताओ 8 खराब हो गए, फिर शेष का, शेष कितने बचे, 80 में से 8 गए कितने बचे 72, 72 का 35% हिस्सा किसके पास गया, ये इसका हिस्सा हो गया। कुल का 1/8, कुल कितने माने थे 80, 80 का 1/8 कितना आया 10, ये किसके हिस्से में गए, एन के। अब आप बताओ खराब हुए 8, एन के हिस्से में गए 10, तो इसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं 2, और अंतर कितना दे रखा है 10 का। तो जहां डिफरेंस दे रखा है आप भी कर लेंगे, 2 का मान कितना दे रखा है 10, तो 2 का मान 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 का मान 5 सेव आ गया। और किसकी वैल्यू पूछी आपसे, एस का हिस्सा, ये रहा मेरे भाई,
तो आपको निकालना है 72 गुना 35/100 और एक का मान कितना है आपका 5। सोल्यूशन कर लो बस। 5 से कितनी बार कटा 20 बार, दोनों काट दो। 4 से 18 बार, 4 से 5 बार, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 सेब मिले किसके हिस्से में, एस के। क्या करना है समझ में आ रहा है? बटे में जितनी चीजें होंगी उनका एलसीएम में उन्हें गुणा में लिख के कर लो, आसान हो जाती है कैलकुलेशन। जिसका हिस्सा निकालना मैंने सोल्व नहीं किया, अलग से लिख लिया, डायरेक्ट सोल्व कर लिया। फिर एक और सवाल आया ऐसा ही, कुछ कुछ ऐसा ही है, बस उसमें कुछ ऐसा दे रखा है बच्चों, देखो ध्यान से, कि कुछ सेब खरीदे 36,000 रुपए के, ये वैरायटी दे रखी है, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन मेरे पास वो समझ रहे होंगे, सब वैरायटी करा रखी है मैंने उन्हें, और वही वैरायटी आ रही है बच्चों। तो ये कह रहा है 1/5 भाग कितनी हानि पर दिया, 5% हानि दिया था शायद, या कुछ शेष का 1/4। यहाँ एक भाषा आ जाती है बच्चों, शेष का 1/4 भाग, ठीक है। यहाँ ये नहीं कहा कि 1/5 फिर 1/4, नहीं, शेष का जो बचे उसका 1/4 भाग कितने की हानि पर, ये भी 5% लॉस पर, ये भी दे दिया भाई, ठीक है। इसके बाद दिया रिमेनिंग का 2/3, 2/3 कितने के लाभ पर दिया गया था, 15%, और कुल लाभ दिया गया था 27%। ये कह रहा जो बचा भाग है शेष, उसे किस प्रॉफिट पे बेचे, कि कुल मिला के उसे प्रॉफिट परसेंट में उसे किस मूल्य पर बेचे, मूल्य पूछा था, शेष भाग को किस मूल्य पर बेचे कि कुल मिला के उसे कितने का लाभ हो, 27% का लाभ। ऐसे सवालों को 2-3 तरीके हैं बच्चे करने के, फिर से वही, आप चाहें तो 5, 4 और 3 इनका एलसीएम लेकर के कुल हिस्सा मान लो, कि कुल सेब कितने थे वहां, 5, 4, 3, 5 चौक 20 दिए, 60 सेब मान लो। इस 60 में से 1/5 भाग कितना बैठेगा, 12, पक्का। 1/12 भाग ये बाद में लगा लेंगे क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा शेष का 1/4, शेष कितने बचे, 60 में से 12 हट गए तो कितने रह गए, 48, ठीक है। अब 48 का 1/4 करोगे फिर से कितना आएगा, 12। तीसरी भाषा क्या है, शेष का, अब 12, 12, 24 हट गए 60 में से, कितने बचे, 60 में से 12 ये गए, 12 ये गए, कितने बचे, 24 का करना है ना बच्चों, 2/3, तो कितना आएगा, 3 से 12, 12 दूनी 24, 3 से 8, 8 दूनी 16, ठीक है। नहीं 24 हट गए, कितना बचा था, 36, तो 36 का 2/3 करेंगे आप। 3 से 12, 12 दूनी 24, 24, 12, 36, 12, 48, फिर से कितने बच गए, 12। भाई 60 में से 24 गए, 36 रह गए थे ना, उसका 2/3 भाग। अब बताओ क्या क्या कह रहा है, 12 को तो 5% हानि पर, यानी कि मैं कह सकता हूं 12 को 5% हानि पर, मतलब 12 पंजे 60% हानि इस पे होगी। शेष 12 को 5% हानि पर फिर से, ठीक है। तो कितना हुआ, 12 पंजे 60, शेष 15% कितना है, 24 का 15% निकाल लेंगे आप, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, और 6 36, 360%, और शेष कितना है 12, ये बताना है कितना। और टोटल कितना है आपका 60, 60 कितने पे जा रहा है, 27 पे। टोटल कितना है आपका 60, 60 कितने पे जा रहा है, 27 पे। 27 सिक्का कितना हो जाएगा, 162, 1620%। अब आप बताओ यहाँ कितना लाभ चाहिए, 360 में से 60, 60, 120 हटा दूं, 240 बचा, तो यहां तक तो 240 ही कमाया है इसने, आगे कितना रह गया है, 1620 में से हटा लो, यहाँ जाएगा, तो 1620 में 240 हटा लो, कितना बचा, 1400, 1380, ठीक है। अब ये 1380 लाना है किससे, 12 से, तो 12 से भाग करेंगे हम इसे, कितने परसेंट वैल्यू आएगी यहाँ, तो इतने परसेंट लाभ कमाया उसने। अगर परसेंटेज में पूछे तो 12 एकम 12 एक 18, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 115%। 115% के क्या मायने हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, इस भाग को 115% लाभ पर बेचना है उसे, और कुल मिला के 36,000 रुपए के कितने लाया था वो, 60 सेब। तो 60 सेब कितने के लाया था, 36,000 के, और कितने सेब बेचने हैं, 12, कितने के लाभ पे, 115 के। तो आप बताओ पहले 36,000 में से पहले इन 12 का रेट कट दो, कि 60 तो आए थे इतने के, तो 12 पंजे 60, 5 सते 35, ये आ जाएगा 7200। 12 सेब कितने के आ गए, 7200 के, और इस पे कितना प्रॉफिट कमाना है, 115% निकाल दो डायरेक्ट, तो किस मूल्य पर बेचे डायरेक्ट आ जाएगा। एक तरीका यह है बच्चों, एक और तरीका इसका एडवांस तरीका, बाकी आप इतना ही रखें आज, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना, 7200 तो एक हो गए पूरे, और 72 गुना 15 कर लेना, ठीक है। तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं देख लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें जरूर, सबको फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।